और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अध्याय 2। तो अध्याय 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है। इसका नाम मैंने दिया है कि कौन कितना ईमानदार, अर्थात आप अपने आप में देखेंगे कि आप कितना ईमानदार हो और कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस दिए बनाए थे, आपको पढ़ाए थे, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया है, ठीक है। मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ, सिर्फ आपको 15 सेकंड देती हूँ। उस 15 सेकंड में आप अपने क्वेश्चंस बनाएंगे और अपने आप में देखेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन हल किया है, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। स्टॉप। अब अपनी कॉपी को आप खुद देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन हल किए हैं। जो जितना ज्यादा क्वेश्चन हल कर रहा है, अर्थात आप उस पढ़ाई को उतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, तब आप उस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हो। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं वो बहुत ही मामूली क्वेश्चन है, छोटा छोटा आंसर है, ठीक है। क्या दिया है मैंने आपको? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितने नाम आएंगे? 5 नाम, 1 2 3 4 5। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा? 1 लाख। फिर यहाँ पे क्या है, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कर रहे हो तो क्या आएगा इसका आंसर? 0, ठीक है। ये फट से सॉल्व हो गया। तो आप भी अपनी कॉपी में देखिए कि आपने 15 सेकंड में कितने अच्छे से और कितना सही कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। अभी जो हमने किया उसमें किसने कितना क्वेश्चन का आंसर दिया है वो आप मुझे रिप्लाई करके बताएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2, ठीक है। क्या है अध्याय 2 का नाम बच्चों? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या की परिभाषा और उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। छठवीं कक्षा में आप सभी ने क्या पढ़ लिया था? पूर्णांक पढ़ लिया है। तो हम उसको क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में कहाँ तक आता है? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को शामिल किया गया है। पूर्ण संख्या पढ़ा है। पूर्ण संख्या में किसको शामिल किया गया है? 0 से लेकर अनंत तक की, अर्थात यहाँ से हमारा क्या होता है? प्राकृत संख्या स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है? हमारा पूर्ण संख्या, ठीक है। 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो क्या हो जाती है? प्राकृत संख्या। और 0 से लेकर अगर हम अनंत तक जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। अब बात आती है कि पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक ये तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल है, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, ठीक है। संख्या का हम इसी तरीके से बनाते हैं। बीच में हमारा क्या होता है? शून्य। दाईं ओर हमारा क्या होता है? धनात्मक संख्या और बाईं ओर हमारा क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या में 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या में 0 से अनंत तक और पूर्णांक में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक ये तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल है। समझ आया? पूर्णांक किसको बोलते हैं? जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक ये तीनों प्रकार की संख्याएं शामिल होंगी। पूर्णांक को हम आई या फिर जे से क्या करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या। वही क्या है हमारा? हमारे अध्याय का नाम है परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? भिन्न। किसको बोलेंगे? भिन्न को। तो भिन्न किस रूप में होता है? अंश बटे हर के रूप में। ये हम पढ़ चुके हैं कि भिन्न किसको बोलते हैं? अंश बटे हर को। तो मान लेते हैं हम कि अंश में हमारा p है और हर में हमारा क्या है? q है। तो क्या किए हम? p बटे q, अर्थात परिमेय संख्या हम किसको बोल रहे हैं? भिन्न वाले को, अर्थात p बटे q, ठीक है। अब है इसमें परिमेय संख्या बनाने में हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या बोल रहे हैं वो? कि जो p है अर्थात अंश है वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक ये हो सकता है, ठीक है। अर्थात धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हमने किसको कहा था? पूर्णांक को। मतलब जो p है वो पूर्णांक हो सकता है,
मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी। अर्थात यहाँ जो अंश है उसमें हम ऋण एक भी लिख सकते हैं, शून्य भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये ऋणात्मक संख्या, ये शून्य और ये क्या है आपकी धनात्मक संख्या। ठीक है, अब क्यों के लिए वो क्या शर्त बोल रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है तथा क्यू नॉट इक्वल टू शून्य। क्या बोल रहा है कि क्यू का मान जो है वो धनात्मक हो सकता है, अर्थात यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं, एक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ऋण। लेकिन क्या बोल रहा है वो क्यू नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हम हर में शून्य नहीं लिख सकते। अगर हर में शून्य आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, समझ आया। पी में क्या हो सकता है, अर्थात अंश में धनात्मक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है, शून्य हो सकता है, परंतु क्यों अर्थात हर में धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, परंतु शून्य नहीं हो सकता। उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या लिखेंगे आप, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो तथा P धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तथा Q धनात्मक और ऋणात्मक हो, उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब सबसे इन सभी बातों का कहने का अर्थ ये है कि अंश में कुछ भी हो सकता है, हर में शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबका सार क्या निकल रहा है कि अंश में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, शून्य से लेकर ऋणात्मक संख्या से लेकर धनात्मक संख्या से लेकर कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन हर में हमको क्या नहीं होना दिखना चाहिए, शून्य नहीं दिखना चाहिए। जहां पे हर में हमें शून्य दिख गया वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ हर में शून्य नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम करते हैं हमारे प्रश्नावली। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.1। क्वेश्चन हल करने से पहले आप सभी के सामने बुक होना जरूरी है। ठीक है, आप सभी अपना अपना बुक अपने पास रखिए। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है हमको, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्या है। अभी हमने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ा, क्या था, सबका सार क्या निकला था हमारा कि हमें हर में शून्य नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे हर में शून्य, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, और जो भी बाकी जो भी संख्याएं हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो 4/1 इसके हर में क्या हमको शून्य दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ये 4/1 किसमें आ जाएगा, परिमेय संख्या में। ठीक है, अब -3/7 उसमें भी शून्य नहीं दिख रहा है हमें हर में, तो क्या करेंगे, -3/7, फिर क्या है -27। अब इसमें तो हमें हर दिया ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या में हर में कुछ नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 होता है। ठीक है, यही मानते हैं हम। तो अगर 27 के बटे में कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे कि उसके बटे में क्या है, 1 है। तो अर्थात उसके हर में क्या आ गया, 1 आ गया, शून्य तो नहीं आया। तो हम क्या मानेंगे कि -27 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या दिया आपको, 24/0, तो हर में क्या दिख रहा है आपको, शून्य। तो जहां पे हमें हर में शून्य दिख गया वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगा, तो हम इसको परिमेय संख्या में नहीं लिखेंगे। फिर क्या दिया आपको, -3/-5, तो -3 और -5 नीचे हर में हमें शून्य दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। निम्नलिखित जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको किसके रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में। तो परिमेय संख्या का रूप क्या है, द्विघ्न रूप, मतलब हमको क्या क्या दिखना चाहिए, अंश भी दिखना चाहिए और हर भी दिखना चाहिए। और हमारे पास हमें जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें क्या दिया है, सिर्फ हमको अंश दे दिया है, हर तो किसी में दिया ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सब में हर लगाएंगे। तो सब में अगर हम हर लगाएंगे तो कुछ भी तो नहीं लगा सकते, ऐसे ही कुछ भी तो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, हमारा रूल क्या है कि अगर किसी भी संख्या में अंश है और उसके बटे में कुछ नहीं दिया है तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। उससे हमारी जो संख्या है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम सबके बटे में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो हम देखते हैं सबके बटे में 1 लगा, ठीक है, -38/1, 17/1, फिर 0/1, फिर -100/1 और 79/1।
अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे लिए परिमेय संख्या के रूप में हुआ है कि नहीं। परिमेय संख्या के रूप क्या कहता है कि हर में शून्य नहीं दिखना चाहिए। तो हमने क्या किसी भी संख्या के हर में शून्य लगाया है? नहीं लगाया है हमने। कहीं भी किसी भी संख्या के हर में हमको शून्य दिख ही नहीं रहा है। तो अर्थात हमने जो संख्या बनाई है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये जो संख्या हमें उसने दिया था उसको हमने किसके रूप में चेंज किया है? परिमेय संख्याओं के रूप में चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के तीन तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, अब बात आती है कि तुल्य परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो किसको बोलेंगे? तुल्य भिन्न हमने पढ़ा है कि किसको बोलते हैं? समान मात्रा जिसमें दिखाई देता है उसे हम क्या बोल देते हैं? तुल्य परिमेय संख्या। अब हमारे पास देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 1/5। तो हमको 1/5 का तुल्य परिमेय संख्या निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे हम निकालते हैं, मान लो 1/5, तो हम इसमें करेंगे गुणा। किसका गुणा करेंगे? पहले हम किसका गुणा कर सकते हैं? सबसे पहले हमारी संख्या आती है 0। पूर्ण संख्या में क्या आती है? 0। लेकिन हम किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कर देते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अर्थात 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारी तुल्य परिमेय संख्या में वो ऐड होगी क्या? नहीं होगी। उसके बाद क्या आता है हमारा? 1। ठीक है, तो हम 1 को करके देखते हैं। ठीक है, 1/5 गुना 1। तो अगर हम ऊपर वाले से कोई संख्या की गुणा कर रहे हैं अपनी इच्छा से, तो हम नीचे भी उसी संख्या से गुणा करेंगे तब वो बराबर होगा। तो हम किससे गुणा करेंगे? 1/1 से। ठीक है, अगर हम इसको हल करते हैं, क्या कर रहे हैं? ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। तो 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 1, और 5 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 5। तो हम देखते हैं हमारा आंसर जो आया वो क्या आया? 1/5। तो 1/5 तो हमारा क्वेश्चन ही था और हमने अगर 1 का गुणा किया उसमें तो क्या आ रहा है? 1/5 ही आ रहा है। अर्थात हमारे हल करने का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? 1 के बाद क्या आता है? 2। तो हम 2 से करके देखते हैं। तो 1/5 गुना क्या करेंगे? 2। अब ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा हमें। तो 2/2। ठीक है, अब गुना करो। ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ। तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2, और 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10। अब हमारा जो मान है वो क्या आया है? 2/10। तो 1/5 और 2/10 ये क्या हुआ? उसका तुल्य परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि हमने किससे गुणा किया? ऊपर वाले से भी उसी संख्या से गुणा किया है जिससे हम क्या कर रहे हैं? नीचे वाले की संख्या से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमको कितनी तुल्य परिमेय संख्या निकालनी है? 3। हमारा निकला कितना? ये पहला वाला हुआ, क्योंकि हम इसको तो मान नहीं रहे हैं, वो तो हमारा निरर्थक हो गया। तो हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 1/5 गुना 3/3 क्या आएगा? 1 गुना 3 3, और 5 गुना 3 5 दिया 15। तो ये हमारा क्या हुआ? दूसरी तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्या होगा? हम 3 के बाद किससे करेंगे? 4 से। तो कितना आएगा? 1/5 गुना 4/4 क्या आया? 1 गुना 4 4, और 5 गुना 4 कितना आ जाएगा? 5 9 20। ठीक, तो हमारी कितनी तुल्य परिमेय संख्या निकल गई? 3। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 तुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो 1/5 का तुल्य परिमेय संख्या क्या क्या हुआ? 2/10, 3/15 और 4/20। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ। 1/5 किसी भी संख्या का अगर तुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 0 से गुणा कर रहे हो तो उसका मान क्या जा रहा है? 0 आ जा रहा है। फिर 1 से अगर कर रहे हो तो हमने देखा 1 से गुणा करके तो क्या आ रहा है? वही संख्या फिर से आ रही है। हमको क्वेश्चन तो नहीं उतार सकते हम वापस, तो क्या करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से स्टार्ट किए तो 2/2 क्या दिया? 2/10। उसके बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो क्या करेंगे? 3/3 से। उसके बाद कितना आया हमारा? 3/15। फिर किससे किए? 4/4 से, तो क्या आया? 4/20। ठीक है, लास्ट में हम उत्तर में क्या लिखेंगे कि अतः 1/5 का तुल्य परिमेय संख्या 2/10, 3/15, 4/20 प्राप्त हुआ। क्या लिखोगे? 1/5 का तुल्य परिमेय संख्या 2/10, 3/15 और 4/20 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड देख लेते हैं। क्या है? -3/4। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि अगर हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या आ रही है, तो हम डबल तो नहीं करेंगे। ठीक है, हम किससे करेंगे? डायरेक्ट 2/2 से। ठीक है, हम गुणा करते हैं। क्या कर रहे हैं? 3 का गुना किससे करोगे? 2 से। तो 3 दूनी 6
कितना आ रहा है 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अब उसमें क्या दे दिया हमको माइनस, तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। चिन्हों का नियम हमने पढ़ा है कि अगर अलग अलग चिन्ह हुए माइनस और प्लस हुए तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया माइनस। उसी प्रकार हम किससे करेंगे 3/4 का गुना 3/3 से, तो कितना आ जाएगा -3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 गुना 3 कितना आ जाएगा 12 और माइनस लगेगा क्योंकि ये क्या है प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, फिर -3/4 गुना 4/4, तो किससे किए 3 गुना 4 कितना आया 12 और 4 गुना 4 कितना आया 16, कितना हुआ माइनस, ठीक है। अब इसमें हम आंसर में क्या लिखेंगे कि अतः -3/4 का तुल्य परिमेय संख्या -6/8 -9/12 -12/16 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 3 और क्वेश्चन हैं और आप स्वयं हल करेंगे, ठीक है। सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, कुछ निम्नलिखित क्वेश्चन दिए हैं आपको, उसको आपको किसके रूप में लिखना है सरलतम परिमेय संख्या। अब सरलतम परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको हम किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है आपको -16/36। अब हम इसको क्या करेंगे इस संख्या से भाग देंगे, तो हम उस संख्या से भाग देंगे जिससे क्या हो जाए अंश और हर दोनों भाग चला जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 16 और 36 एक साथ भाग आते हैं, कौन सी संख्या होगी, 2 में भी आते हैं और किस में आते हैं 4 में भी आते हैं। 4 का पहाड़ा हमको आता है, हम 4 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे 4 चौक 16 और 4 या 36, क्या आया हमारा 4/9 और ये यहाँ पे माइनस है, नीचे में माइनस है क्या नहीं है, सिर्फ ऊपर माइनस है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखते हैं हम 4/9 को किसी संख्या से भाग दे सकते हैं क्या, 4 और 9 एक साथ किसी संख्या के पहाड़े में आते हैं क्या नहीं, 2 के पहाड़े में सिर्फ 4 आता है और 3 के पहाड़े में 9 आता है, ठीक है। तो ये क्या बोले किसी भी संख्या से और भाग नहीं जा सकता, तो इसे हम क्या बोलेंगे सरलतम परिमेय संख्या। इसका सरलतम परिमेय संख्या है वो -16/36 का, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा -15/-45, ठीक है। तो ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, 2 माइनस हो गए तो वो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या है 15/45 और 15 और 45 एक साथ किसके पहाड़े में आते हैं 3 के पहाड़े में भी आते हैं, 5 के पहाड़े में भी आते हैं और डायरेक्ट 15 के पहाड़े में भी आते हैं। तो हमें 15 का पहाड़ा आता है, हम डायरेक्ट 15 से भी काट सकते हैं, तो 15 का 15 और 15 किया 45, क्या आया 1/3 और माइनस लगेगा क्या नहीं, क्योंकि दोनों में माइनस था इसलिए वो पहले से ही क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है, इसलिए हमारा जो सरलतम परिमेय संख्या हो जाएगा वो क्या है 1/3। फिर क्या है आपका -70/100, ठीक है, -70/100। अब 70 और 100 एक साथ किसके पहाड़े में आएंगे 10 के, दिख रहा है 10 के पहाड़े में 70 और 100 आता है, कितने बार में आएगा 70 7 बार में और 100 कितनी बार में आता है 10 बार में, तो क्या आ जाएगा 7/10, माइनस लगेगा क्योंकि एक ही माइनस है तो -7/10। अब 7/10 को किसी संख्या से भाग दे सकते हो क्या नहीं, क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रही है, इसलिए हमारा जो सरलतम परिमेय संख्या है वो क्या है -7/10। इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है। होमवर्क के रूप में यहाँ से 3 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन, ठीक।